नमस्कार। सानिध्य लंदन की 35वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये विशेष कार्यक्रम ब्रिटेन की वरिष्ठ साहित्यकार कादम्बरी मेहरा जी की नवीनतम पुस्तक भारत के मूक प्रवासी पर केंद्रित है, जिसका प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किया है। सबसे पहले मैं हिंदी के विद्वान लेखक और पत्रकार राहुल देव जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने अंतिम समय में आज के सत्र की अध्यक्षता स्वीकार की है। हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक और चिंतक कमल किशोर गोयनका जी, जिन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है, अस्वस्थ हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अपनी प्रस्तावना में गोयनका जी ने आश्चर्य प्रकट किया है कि इंग्लैंड में लगभग 5 दशकों तक रहने और अंग्रेजी के शिक्षण के बावजूद कादम्बरी मेहरा जी ने किस तरह भारतीय ज्ञान विज्ञान में डूबकर भारत के मूक इतिहास को खोजा है। वो कहते हैं, इस किताब को भारत की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनना चाहिए। और अपनी भूमिका में कादम्बरी जी की एक पंक्ति मुझे छूती है। वो कहती हैं, ये किताब उनके लिए है जो ज्ञान को अपनी अस्मिता समझते हैं, न कि जीविका का साधन। भूमिका की अंतिम पंक्ति है, ये पुस्तक कईयों को रोशनी देगी। और आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुति के रंग बिखेर रही हैं सिंगापुर से डॉक्टर संध्या सिंह। संध्या जी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की हिंदी और तमिल विभागाध्यक्ष हैं। उनकी संचालन प्रतिभा और प्रस्तुति की दक्षता से हम सभी परिचित हैं। व्यस्तता के बावजूद जिस सहजता से उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, इसके लिए मैं संध्या जी आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद ललित जी। सभी को प्रणाम करती हूँ मैं यहाँ, और आज की सभा आगे बढ़ाते हैं हम। सानिध्य संवाद की 35वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सानिध्य लंदन की स्थापना वर्ष 2003 में कवि, लेखक, फिल्म इतिहासकार व फिल्मकार ललित मोहन जोशी ने प्रसिद्ध हिंदी कथाकार, कवि, निबंधकार स्वर्गीय डॉक्टर गौतम सचदेव के साथ की थी। पिछले 3 वर्षों में कोविड काल के दौरान, जैसा कि हम सभी ने देखा, सानिध्य ने साहित्य, संगीत, रंगमंच और सिनेमा के विभिन्न पहलुओं पर स्मरणीय कार्यक्रम किए हैं, जिनमें कथाकार ममता कालिया, कवि नरेश सक्सेना, सिनेकार श्याम बेनेगल, रंगकर्मी राज बिसारिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुत्री अनीता बोस पाफ के साथ किए गए संवाद शामिल हैं। और आज का कार्यक्रम भी इसी प्रकार खास है, क्योंकि आज भारत के मूक प्रवासी पुस्तक के अंतरराष्ट्रीय विमोचन के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। नए देश में बसना और ये किसी के लिए भी सहज नहीं होता है, और आने से बसने और उस देश को अपना बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जब हम मानव जीवन की बात करते हैं। जब हम प्रवासी जीवन की गिरमिटिया काल से लेकर अभी तक की अगर हम बात करते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ वे मूक प्रवासी हैं, उन जिनके बारे में ना कभी शायद हम लोगों का ध्यान जाता है, ना हम सोचते हैं, क्योंकि वो किस परिस्थिति में वे आते हैं और प्रकृति और उस देश के साथ अपना सानिध्य स्थापित कर लेते हैं। इस स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है और साथ ही उनके बसने की जो स्थिति है, उसमें चाहे उनकी मर्जी रही हो या उन्हें उठाकर लाया गया हो, इनमें से बहुत सारे पहलुओं पर आज आपको इस पुस्तक के माध्यम से जानकारी तो मिलेगी ही, क्योंकि ये पुस्तक कोई आम पुस्तक नहीं है, बहुत खास है। तो जिसमें एक पंक्ति सिर्फ मैं कहूंगी कि लेखिका इसमें स्वयं कहती हैं कि भारत का गौरवशाली इतिहास ताक पर रखे सजावट के सामान की तरह उपेक्षित है। तो आज वही बहुत कुछ नया हम जानने को उत्सुक है। बहुत बहुत धन्यवाद कादम्बरी जी, इतनी सुंदर पुस्तक की रचना के लिए आपको बधाई मेरी तरफ से भी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भारत से प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार, हिंदी सेवी तथा भारतीय भाषाओं के संवर्धन के पक्षधर राहुल देव जी। वे सम्यक न्यास के न्यासी भी हैं। 1977 से ही वे एंकरिंग संभालने के साथ ही राहुल देव जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। भाषा के स्वरूप और उसके संस्कार को लेकर वे बेहद संजीदा है।
उन्होंने अपने फाउंडेशन के माध्यम से भी सामाजिक विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि कई कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने में वे लगे हुए हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़ है और हिंदी के प्रति विभिन्न पदों पर उन्होंने मंत्रालय आदि में, गृह मंत्रालय आदि में भी उन्होंने अपनी सेवा दी है। साथ ही कई सम्मानों से सम्मानित है। तो हम बहुत ही आभारी हैं आपके राहुल देव जी कि आज आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस पुस्तक के लोकार्पण के पूर्व कादम्बरी मेहरा जी से बातचीत करेंगे शिवकांत शर्मा जी। शिवकांत जी प्रख्यात स्वतंत्र पत्रकार हैं, संपादक एवं योजनाकार व सानिध्य लंदन के अध्यक्ष हैं। बीबीसी हिंदी रेडियो के पूर्व संपादक रहे हैं। बीबीसी के साथ 24 वर्षों तक विभिन्न मंचों, रेडियो, टीवी और ऑनलाइन कार्यक्रमों के वरिष्ठ पदों पर उन्होंने काम किया है। नए प्रारूपों के डिजाइन, सामग्री चयन, संशोधन के वे विशेषज्ञ हैं। नेटफ्लिक्स के लिए कंटेंट क्वालिटी कंसल्टेंट तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल परीक्षाओं के लिए भाषा सलाहकार हैं। एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अवार्ड और ग्लोबल मीडिया अवार्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से विजेता है। बहुत बहुत हार्दिक आपका आभार, अभिनंदन शिवकांत शर्मा जी। साथ में हमारे साथ आज जुड़े हैं दिल्ली से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के हिंदी संपादक दीपक गुप्ता जी, जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है। हार्दिक स्वागत आपका दीपक जी। उत्तराखंड हल्द्वानी से प्रसिद्ध संगीतकार आचार्य हरीश चंद्र व उनके संगीत विद्यालय से जुड़े कलाकार आज बुरांश पर एक मशहूर कुमाऊनी कविता व गीत प्रस्तुत करेंगे। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही देश विदेश से आज हमारे साथ कई महत्वपूर्ण लोग जुड़े हैं, जिनका समय समय पर मैं नाम भी लेती रहूंगी। अभी मैं समग्र रूप से सभी का अभिवादन करती हूँ, सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारतीय उच्चायोग लंदन से अताशे हिंदी नंदिता साहू जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और आज के कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करेंगी तिथि दानी जी। तो आइए सबसे पहले हम कादम्बरी मेहरा जी और शिवकांत जी के संवाद की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ब्रिटेन की वरिष्ठ लेखिका कादम्बरी मेहरा जी, जो उत्तर प्रदेश से जिन्होंने अपनी ज्यादातर शिक्षा प्राप्त की और बाद में लंदन के मुख्य धारा में शिक्षण में उन्होंने 30 वर्षों का लंबा समय दिया है। उनके 5 कहानी संग्रह प्रस्तुत हैं। उनकी जो अलग अलग प्रकाशन संस्थानों से प्रकाशित है, रहस्य कथाएं प्रकाशित है और हाल ही में अगर आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ऐतिहासिक शोध चाय की विश्व यात्रा प्रकाशित हुई है, जिसने खूब चर्चा बटोरी है। कई सम्मानों से सम्मानित मैं हम सबकी बहुत वरिष्ठ प्रिय कादम्बरी मेहरा जी के साथ आइए हम सुनते हैं शिवकांत जी का संवाद। आपका स्वागत है। कादम्बरी जी नमस्कार। आपका नाम ही इतना काव्यमय है, आपके कृतित्व की इतनी चर्चा की अभी संध्या जी ने। आप नाम से भी और कर्म से भी कवयित्री हैं, जिसकी झलक भले ही आपने ये इतिहास परक लेख लिखे हैं, इसमें साफ साफ दिखाई देती है। ये साहित्य है, इतिहास है या दोनों का मिश्रण है, ये तो पढ़ने वाले तय करेंगे, पाठक लोग। मैं सबसे पहले आपसे एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा। इसमें 8 लेख हैं और एक परिशिष्ट है जो रोमानी, जिन्हें हम यायावर कह सकते हैं, भारत से मतलब हजारों वर्षों के अंतराल में जो निकले हैं समय समय पर, उनके ऊपर वो लेख है। इतिहास लेखन कादम्बरी जी नायक प्रधान, पारंपरिक रूप से घटना प्रधान होता है। हम राजवंशों की बात करते हैं, हम योद्धाओं की बात करते हैं, विजेताओं की बात करते हैं, हारने वालों की बात करते हैं, राजाओं की बात करते हैं, साम्राज्यों की बात करते हैं। आपने शक्कर, चाय जैसी वस्तुओं को नायक बनाकर ऐतिहासिक लेख लिखे हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कब से ये आपको कचोट रहा था? कहा जा सकता है कुछ मेरा बागवानी में बहुत ज्यादा ध्यान था। मैंने उसमें अपनी एक लेख में लिखा भी है कि जब यहाँ घर खरीदा तो कोई बगीचा तो था, लेकिन उसको संवारने के लिए मेरे को काम करना था। तो मुझे जब पेड़ पौधों के सानिध्य में इतना रहना पड़ा, तो वही एक तरह से
मुझे प्रेरित करने लगे। और फिर मैंने देखा कि ये कुछ ऐसे विद्वानों की पढ़ने में भी आया, यहाँ पर पढ़ना मेरा शौक है। तो उसमें मैंने देखा कि उन्होंने हमारी गुणगान किए हैं, लेकिन भारत में उसे कोई जानता नहीं। और अंग्रेजों ने जो कुछ लिखा वो अपनी तरह से लिखा, अपने बाजारवाद, अपने प्रॉफिटिंग, अपने सब चीजों के बारे में, और अपने जितने भी उनके नायक थे जिन्होंने इन पौधों को बाहर ले जाके लगाया, उन सब के विषय में लिखा गया है। लेकिन मैं भारत का नाम तक नहीं लेते वो लोग, क्षमा करें, मैं उसको अगर कोई आपको रोक क्रेडिट दूं, नहीं हाँ, देते। कादम्बरी जी, तो आप फिर हेनरी हॉबहाउस की तरफ इशारा कर रही हैं क्या? उनकी जो किताब है सीड्स ऑफ चेंज, और उसके बाद उन्होंने एक और किताब लिखी सीड्स ऑफ आई थिंक वेल्थ। हेल्थ, हाँ, तो उनको भी मैंने पढ़ा। जी, फिर चाय के संदर्भ में मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, परंतु मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने उनका थोड़ा सा इंस्पिरेशन उन्हीं से ली है, और थोड़ी सी अपने शोध किए और अपने लेख तैयार किए। अधिक लंबे चौड़े नहीं हैं ये, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में इनके ऊपर बहुत कम मटेरियल मिलता है। तो इसलिए मैंने ज्यादातर इसको भारत से ही संबंधित जो कुछ था उसको समेटा है एक तरह से और प्रस्तुत किया है। बस इतनी ही मेरी काबिलियत है। हेनरी हॉबहाउस ने जो 6 पौधे लिए हैं अपनी किताब में, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है वो भी, उसमें भी शक्कर है। तो क्या भारत के उद्गम के बारे में उन्होंने बिल्कुल चर्चा नहीं की है? मैंने नहीं पढ़ी है वो किताब, आपने पढ़ी है, और आपका लेख मैंने पढ़ा है, और सबसे बड़ा लेख जो है वो शक्कर के ऊपर ही है। तो क्या भारत का जो संबंध है, भारत का जो उद्गम है, उसकी चर्चा उन्होंने की है अपने उसमें? बिल्कुल नहीं की। बहुत से लोगों ने नहीं करी है, और बहुत से लोगों ने करी है तो अपने मतलब से करी है। यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और यहाँ पर भी शक्कर के वो पौधे लगाए गए, और वो लोग उसका क्रेडिट देते हैं। जो इधर आइलैंड है आपके, क्या कहना चाहिए कि ईस्टर आइलैंड्स और ये सब जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो प्रशांत महासागर के, उनको वो कहते हैं कि यहाँ से शक्कर शुरू हुई, और उनके लेजेंड्स में और उसमें उनका जिक्र है। तो एक जगह मैंने इसको उद्धृत भी किया है, उनकी लेजेंड को मैंने एनालाइज किया है, कि वो कहते हैं कि रात को एक श्वेत परी आई और उसने शक्कर के गन्ने के टुकड़े जो थे वो लोगों के उसमें फेंक दिए, या पानी में तैरते हुए वो आए, तो लोगों ने उन्हें बो दिया, तो उससे गन्ना निकल पड़ा, और वो वहां की पैदाइश है। तो दैट इज, मुझे लगा कि नहीं, अगर ये बात गन्ने के टुकड़ों पर जाती है तो खेती करने के लिए हमेशा से गन्ने के टुकड़े बोए जाते हैं। तो ये बात उनको कैसे पता थी? वो पूरा साबुत गन्ना ही क्यों नहीं फेंक गई रात के समय, और वो श्वेत क्यों थी? तो इन चीजों को देखते हुए, और फिर मैंने उनका इतिहास खंगोला, और फिर मुझे वहां के लोगों की विज्ञप्तियों से पता चला कि जो आदिवासी जो वो था, क्लैन जिसको कहना चाहिए, उसके अंदर भी पॉलिटिक्स थी। कितने सालों से, कितने हजारों सालों से उनके भी नायक बदलते रहे, और जो अगला नायक आता था वो पुरानी सब चीजों को मिटा दिया करता था, जो कि पॉलिटिक्स का एक स्टंट है, या कहना चाहिए कि एक ट्रिक है। इसके बिना कोई पॉलिटिक्स चलती नहीं है। तो उसमें वो बहुत सा जो इतिहास था या लेजेंड्स थी वो बदल दी गई, मौखिक होती थी, बदल दी गई। तो चलते 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 वो आज के परिप्रेक्ष्य में, परंतु जब गन्ने की डीएनए टेस्टिंग हुई और वो सब हुआ, तो पता चला कि ये दक्षिण पूर्वी द्वीपों की और भारत की पैदाइश है। आपने मेरे ख्याल से वेद का जिक्र भी किया है उस लेख में, और मैं उसके बाद खोजने बैठा तो मुझे अथर्ववेद का एक मंत्र मिला है। अथर्ववेद पहला मंडल 34वां सूक्त और 5वां मंत्र है वो, परित्वा परितत्नुने इक्षुणा मद्विषे यथा मा कामिन्यसो यथा मन्नापगास असह।
तो इसमें जो है इक्षुणा गाम अविद्विषे, ये मूलतः एक विद्यार्थी के जीवन के बारे में है कि विद्यार्थी अगर एक मना एक चित्त होकर के विद्या अध्ययन करता है तो जैसे हम गन्ने को निचोड़ करके रस निकाल सकते हैं वैसे उसके मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। तो ये सीधा सीधा मतलब अथर्ववेद तो ईसा से लगभग 1000 साल पुराना, अगर आप किसी भी इतिहासकार को ले लें तो इतना पुराना तो है ही। तो इसका मतलब ये है तब गन्ने का प्रचलन हमारे यहाँ था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारत ने शक्कर जो है वो पूरी दुनिया को दी है, लेकिन इस शक्कर के साथ साथ और बहुत कुछ दिया है। शक्कर आज जो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, वो जानते हैं कि शक्कर जो है वो कितनी खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन शक्कर ने एक और काम किया। ये सारा जो पुरानी दास प्रथा थी, मैं ये तो नहीं कह सकता और आप भी नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से कि शक्कर ने दास प्रथा पैदा की, लेकिन दास प्रथा का जो सबसे निर्मम रूप था, दासों को यातना देकर के उनसे से ज्यादा मुनाफा कमाना, फायदा कमाना, और जिससे औद्योगिक क्रांति हुई, ये शक्कर की देन है। तो क्या हमें औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, इस तरह के जो विषय हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, आप तो अध्यापिका रही हैं, क्या ये एक नए तरीके से पढ़ाए जाने चाहिए? क्या हमें उसमें केवल राजाओं और इनकी कहानियां न सुना करके वस्तुओं पर, चीजों पर, घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए? क्या से हम इस चीज को महत्व तो दे सकते हैं कि जो हमारे ये कहना चाहिए घटक थे, जिनसे इतना धन कमाया गया, जिनसे नए राष्ट्र बने और जिनको उगाने के लिए हमारे ही हाथों को यहाँ से ट्रांसफर किया गया, यही नहीं उनको ले जाने के लिए बहुत से अमानविक कार्य किए गए, जमीनें छीनी गई, उनको जबरदस्ती धावों में बिठाकर और धकेल दिया गया समुद्र में। उनकी किस्मत की वो पहुंचे या ना पहुंचे अगले तक। तो ये सब चीजें लोगों के पास यदि हमारे देश में हो तो हमारे देश का मनोबल बहुत बढ़ सकता है, जो कि अभी तक बहुत कमजोर है। अभी तक हम एक दो पार्टों के बीच में चल रहे हैं। अभी तक हम एक एलिटिज्म से सफर कर रहे हैं। जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की अपनी हमारी आजादी के बाद, वो लोग इतने अधिक वेस्ट की तरफ इतने ज्यादा वो उससे ज्यादा इम्प्रेस्ड थे या उसको इतना ज्यादा नकल कर रहे थे, इमोलेट कर रहे थे, हर समय अपने जीवन में उतार रहे थे कि आज हमारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमारी रसोई में बैठ के स्त्रियां चकला बेलन करती थी, चक्की काटती थी, या जो भी, चलिए उसकी जरूरत न भी हो, हम नए उपकरण भी लगा लें, परंतु वो बैठती थी, पुरुष बैठ के खाना खाते थे। अब ये जो आजकल की रसोई है, उसके कारण भारत की 80% स्त्रियां घुटनों की तकलीफ से रो रही हैं जी। और उसका कारण यही है कि घुटने मुड़ना बंद हो गए। तो ये ऐसे जेनेटिक चेंजेस आए हैं जो कि इतने महत्वपूर्ण हैं। तो उन चीजों को क्यों नहीं हम अपने बच्चों को या हम अपनी अगली पीढ़ियों को कम से कम अवेयर तो करा ही सकते हैं, और ये शिक्षा ही कर सकती है। तो इन चीजों का वो परिप्रेक्ष्य हम लोग, मैंने अपनी एक जगह लिखा है कि हम पढ़ते भी हैं तो क्या अपने देश के राजाओं की हार के बारे में पढ़ते हैं, अपने देश की दास्ता के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? हम तो सब पे राज कर रहे हैं। यदि आप मूल रूप से देखें तो भारत हर चीज का एक अंतर्धारा या अंडरकरंट है हमारी भारतीय संस्कृति, और कहाँ से निकल रही है। अभी मेरा जो लेटेस्ट विषय है, अब वो उन आर्कियोलॉजिकल इजादों के ऊपर है जो कि अभी आधुनिक काल में मिडिल ईस्ट में हो रही है। एक के बाद एक वहां पर खुदाई में नगर मिल रहे हैं जो कि रेत की परतों में दबे हुए थे, और उनके नाम तक ऐसे हैं कि जो कि संस्कृत से नगर शब्द है, टेल शब्द है, टेल का मतलब टीला,
तो ये उनके नामों में ये शब्द जो हैं ये हमारी भाषा के हैं। ये आपका लेख होगा, किताब होगी, क्या होगा ये? मालूम नहीं मुझ पे इतना कितना समय है लिखने के लिए, अरे नहीं, भगवान आपको लंबी उम्र दे। परंतु पढ़ तो मैं आजकल यही सब रही हूँ। बहरहाल मैं दोबारा आपको वही शक्कर वाले उस पर ले चलता हूँ उसकी मैं बात कर रहा था कि पश्चिमी देशों ने, खासकर यूरोप ने, जिस तरह से भारत की शक्कर का अपनी औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में इस्तेमाल किया, और वो जो दौर था, वो जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया कितनी पीड़ाजनक थी, वो आपके लेख के कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें वो साफ साफ झलकती है। और वो इतिहासकार नहीं लिख सकता, वो एक कथाकार ही लिख सकता है, साहित्यकार ही लिख सकता है। मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाता हूं आपको। विडंबना देखिए, एक जीते जाते इंसान को पशुओं की तरह जाल डालकर फांसा गया, कोड़े मार मार कर रस्सी से बांधकर समुद्र तट तक लाया गया, सूअर की तरह बाड़े में बंद किया गया, निर्जीव वस्तु की तरह उसकी बोली लगाई गई, बिकने पर हफ्तों जहाज पर सांकलों से जकड़ कर रखा गया, और आजीवन चाबुक की मार पर शक्कर उगाने, केवल 2 टन शक्कर उगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जो राह में ही मर गए त्रास से या अपने ही मलमूत्र में सड़कर, उनका क्या? वारे शक्कर मधुरम अब भी सर्वेशाम प्रियम। मतलब ये है कि आपने ऐसा लिखा है कि इसको पढ़ने के बाद वाकई जो 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 संवेदनशील होगा वो चीनी खाने से पहले 4 बार सोचेगा शक्कर खाऊं कि ना खाऊं। मैं बहुत शक्कर खाती हूँ। बहरहाल, अच्छा, शक्कर के बाद दूसरा बड़ा लेख आपका नील पे है, उसमें बाद में आएंगे। आपने सुगंधिम पुष्टिवर्धनम एक लेख लिखा है, और कुछ फूलों पे लेख लिखे हैं। आपने खुद बताया आपका बगीचा है बहुत बड़ा, बल्कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जिस कश्मीरी नरगिस का आप उसमें जिक्र करती हैं, वो आपके बगीचे में है कि नहीं? अगर है तो मैं ही उसको लेके आऊंगा सबसे पहले अपने यहाँ लगाने के लिए। बनती है, मैंने लगाई थी, जी। परंतु अगले सीजन वो नहीं निकली क्योंकि उसको हमारी स्लग्स बहुत पसंद करती हैं। उसमें एक चीज जो मुझे और बिल्कुल सबसे पहले वो खा ली गई। मैंने देखा कि गिलहरी भी उसको निकाल के खा जाती है, उसके जो प्याज होते हैं, क्योंकि हाँ, उसमें जो मेरे ख्याल से तत्व होते होंगे, खास करके ये जितने सुगंधित पुष्प होते हैं वो जी। कीड़े मकोड़ों को ही तो पसंद होते हैं, इसीलिए वो सुगंध देते हैं। उसमें तो एक इसका आपने कुछ वनस्पति जगत का तो अब एक ये तो फूड चेन वालों को ही पता होगा कि क्यों करते हैं वो ऐसा, परंतु ये सच है कि वो गिलहरियां खा गई उसके जो एक सीजन निकले थे वो। चलिए, उसमें एक मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कमीलिया हम लोग अपने गार्डन्स में लगाते हैं, यहाँ बगीचों में ज्यादातर लोगों के यहाँ जहाँ गुलाब है वहाँ कमीलिया भी है। तो कमीलिया जो है वो चाय का भाईबंद है, ये मुझे मालूम नहीं था कि वो उसकी चाय के मूल, चाय का नाम बोटानिकल नेम है कमेलिया सिनेंसिस। जी। और क्लेमेटिस आर्मेंडाई, चांदनी, गुलाब, पाटली, यूथिका वगैरह। अच्छा, इसी में आपका बुरांश से आप शुरू करती हैं, जो कि पहाड़ों का फूल है, लाल बुरांश। उसका जिक्र आयुर्वेद में भी आया है। आप तो बनारस की हैं, तो बुरांश के बारे में या बुरांश से परिचय वहीं हो गया था या यहाँ आके हुआ? नहीं, मेरा परिचय हम लोग बरेली में पिताजी पोस्टेड थे, और नैनीताल तो जब तब भाग जाया करते थे हम लोग ऊपर पहाड़ियों पर। तो मुझे वो लाल फूल बहुत याद आते थे और वो बहुत सुंदर लगते थे। तो यहाँ आई तो मैंने देखा उनको कि वो बहुत आयत से लगाए गए हैं और उनके बहुत सारे रंग दिखाई दिए मुझको। और फिर मैं उत्तराखंड की यात्रा के लिए गई तो फिर मैंने वहाँ जमुनोत्री और केदारनाथ जी के जो जंगल थे आसपास के, उसमें बुरांश की इतने रंग देखे कि फिर मुझको लगा कि ये एक ऐसी फिर एक डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर दिखाई जा रही थी जो कि मैं आधी ही देख पाई। तो वो बुरांश कैसे लाया गया था इंग्लैंड में, तो उसके ऊपर थी, और वो जो कैसे लाया गया था क्यू सर? गार्डन और इन सब से रिलेटेड थी।
तो फिर मैंने उसकी फिर स्टडी करी और फिर इस लेख को लिखा। तो तो मेरे ख्याल से क्यू गार्डन वाले लाए होंगे पहले उसे। हाँ, वो जो जोसेफ बैंक्स वगैरह जो थे। रोडोडेंड्रॉन नाम से मतलब मैं तो कभी ये संबंध नहीं बिठा पाया कि बुरांश का रोडोडेंड्रॉन नाम से क्या संबंध है, लेकिन जब उसका ग्रीक ये शब्द है और उसका अगर जब आप अर्थ देखें तो गुलाब का पेड़ रोडोडेंड्रॉन का फूल जो है, ये बड़ा उलझन भरा सा शब्द है, लेकिन अर्थ उसका वही है। तो गुलाबी है इसलिए मुझे लगता है इनको गुलाब का पेड़ लगा होगा वो, तो इसलिए उसका रोडोडेंड्रॉन नाम रख दिया। लेकिन भारतीय नाम के साथ उसका कोई साम्य नहीं है। आमतौर पे भारतीय जो पादप हैं उनके नाम इन्होंने रखे हैं, जैसे शर्करा है तो फिर शुगर उससे बना। इसी तरह से बाकी बहुत से नाम हैं जो भारतीय मूल के हैं, तो उनका साम्य आपको सुनने में मिलता है, लेकिन रोडोडेंड्रॉन में नहीं मिलता बिल्कुल। हाँ, परंतु एक बात और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि अगर आप इन नामों को देखें, पेट्यूनिया भारत से आता है, लेकिन पेट्यूनिया का भारतीय नाम क्या है? नहीं है। इसी तरह से बहुत से ऐसे पौधे हैं हमारे यहाँ जिनको कि हम केवल अंग्रेजी नामों से जानते हैं। नस्टर्शियम है, पेट्यूनिया है, पैंजी है, ये जंगली उगते थे जी। तो इनके नाम क्या हैं? प्रेमिला है, इनके नाम क्या हैं भारत के अंदर? ये बड़ी भारी ट्रेजेडी है। और मैंने उसमें उद्धृत किया है, मैंने लिखा है कि जो अंग्रेज थे वो अपने, इतनी उनकी अहमन्यता थी, इतना अधिक वो अपने आप को अलग समझते थे या सुपीरियर समझते थे कि उन्होंने कभी लोगों से, देसी लोगों से जिनके साथ वो हर समय काम करते थे, जो उनके लिए काम करते थे, उनसे कभी पूछने की जहमत ही नहीं करी। नहीं तो शायद वो अगर कम्युनिकेट कर सकते होते अच्छा। और उसका कारण ये था, 2-3 सालों के लिए सिर्फ जाते थे और उसके बाद उनको ये लगता था किसी और देश में जाके और हम इसकी चीजों की खोज करें। तो इस तरह के परिस्थितियों में और क्लाइमेट से तो उनको बहुत ज्यादा जूझना पड़ता था। चाय के जितने भी यहाँ से गए थे जिन्होंने चाय में इन्वेस्ट किया था, उसमें 17,000 युवक इस देश के अमीरों के मर गए थे भारत के अंदर बीमारियों से, मलेरिया वगैरह से। जी। हाँ। इस पे चाय पे, नील पे आगे बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम बुरांश की चर्चा कर रहे हैं और बुरांश का एक गीत सुनाने के लिए पूरी मंडली हमारे साथ बैठी हुई है। चारु चंद्रिका के रचयिता कुमाऊनी कवि चारुचंद्र पांडे जी का रचित ये बुरांश गीत है। बुरुंशी का फूलों को कुमकुम मारो। संगीतबद्ध किया है नैनीताल में जन्मे वायलिन और बांसुरी वादक संगीत साधक आचार्य हरिश्चंद्र पंत जी ने, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले संध्या जी ने परिचय करवाया था। और ललित मोहन जोशी जी के कुमाऊनी कवियों के रचना संसार विषयक वृत्तचित्र जिस पर काम चल रहा है, उसका भी पंत जी संगीत दे रहे हैं। जल्द ही ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली है और ये मेरा पूरा विश्वास है कि ललित जी की कालजयी फिल्म जो है बियॉन्ड पार्टीशन, उसके ही पाए की होगी। उसका हम सबको इंतजार है। वानगी के तौर पर आइए इस कुमाऊनी गीत को सुनते हैं, जिसे प्रस्तुत करेंगे हरीश गायक और वादक मंडली। हरीश जी। मैं अपने साथी कलाकारों का परिचय आपको दे दूं, उसके बाद हम ये गीत प्रस्तुत करेंगे। तो आपकी आवाज नहीं दे रही, मैं ये परिचय दे रहा हूं। मेरे साथी जो कलाकार हैं, श्रीमती उषा पल, श्रीमती विनीता पांडे, श्रीमती भावना कोरंगा, हुड़का वादक और गायक श्री जयंत मलकानी, श्री गंगा सिंह जी, तबले में हैं श्री रणविजय सिंह और बांसुरी पंत। बुरांश का फूल को कुमकुम मारो ये गीत है, ये चारुचंद्र पांडे जी का की रचना है और उन्हीं की धुन में है, तो इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया आनंद लें।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से हमारा विचार और उद्देश्य जो है वो बहुत अच्छा था। क्षमा करें, थोड़ा सा लिंक टेक्नोलॉजी कभी-कभी धोखा दे जाती है और ये भी है कि संगीत जो है वो संगति चाहता है। इसलिए आप हर चीज़ जो है वो रिमोट से नहीं कर सकते। ये इस बात से सिद्ध होता है। बहरहाल बड़ा आनंद आया। बहुत-बहुत धन्यवाद पंत जी का और उनकी गायक वादन मंडली। तो कादम्बरी जी अपनी बातचीत शुरू करते हैं दोबारा जहाँ हमने छोड़ा था। हम नील की चर्चा करना चाहते थे शक्कर के बाद। शक्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा लेख आपका नील पर है। ये बताइए कि कपास का आपने बीच में ज़िक्र किया नील वाले लेख में ही, लेकिन कपास पे अलग से लेख नहीं लिखा। ऐसा क्यों? जबकि हॉब हाउस ने कपास पे एक अलग लेख लिखा है। उनकी भी जो है किताब जो है वो 6 लेखों का संग्रह है। तो आपने नील को क्यों चुना है? केवल इसलिए कि वो भारत से उसका ज़्यादा संबंध है कपास की बजाय या कुछ और? ये तो कहा ही नहीं जा सकता, कपास तो भारत की देन है सबको, और जहां भी लगाई गई, हालांकि वो पेरिफेरल में ज्यादा जल्दी लगाई गई, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान और कजाकिस्तान वगैरह जो देश हैं। एक्चुअली तजाकिस्तान में एक मैं पढ़ रही थी कि जो बच्चे हैं उनको कपास के चुनने के दिनों में स्कूलों से छुट्टियां कर दी जाती हैं और उनसे फिर कपास चुनने का काम करवाया जाता है, और इट इज एक नेशनल ड्यूटी। मगर अगर हम लोग, मतलब मेरा लेख जो था वो कहना चाहिए कि आउटलाइन में धरा है कहीं पर। पूरा नहीं कर पाई उसको मैं। कपास वाला। और हाँ, और रही बात हेनरी हॉब हाउस की, तो आप देखिए उन्होंने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई और जिसमें वो मशीनें बन गई यहाँ पर, और उसकी गिन्न बनी जो जिसका कि मैं सोचती हूँ घिरनी से संबंध है शब्द से, तो वो जो ये बनाई गई मशीनें उसके ऊपर उन्होंने अधिक वो किया है, और भारत से कपास के ट्रांसफर जो कि विश्व में हुआ वो बहुत कम वो किया गया है। लेकिन मैं गई उसके, मतलब बहुत बात की बात है ये, मैं साइप्रस गई तो वो मुझे लकड़ी का करघा दिखा रहे थे अपने म्यूजियम में, और वो गाइड बता रहा था कि हमारे देश में जिप्सी आए और उन लोगों ने ये लकड़ी के करघे के ऊपर कपड़ा बनाना शुरू किया। तो जिप्सियों के इतिहास में तो मैंने बहुत ज्यादा चीजें लिखी, तो जब मैं इन चीजों को देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा शोक होता है कि क्यों नहीं उनको ये बात पता कि जिप्सी कहाँ से आए थे और वो कैसे लेकर आए थे, और उन्हें बुलाया गया था, उनको देशों में ले जाके बसाया गया था, वो टेलरिंग का और उसका काम करते थे। और आज तक हमारे जो परिधान है उसमें पैचवर्क जो है वो जिप्सियों की देन है, क्योंकि वो बेचारे कतरनों से अपने कपड़े सी लिया करते थे, रंग बिरंगे पैजामे और रंग बिरंगे उनके घाघरे और ये सब जो भी था। और आज तक हम राजस्थान में ये चीज, ये कला देखते हैं। तो ये क्यों नहीं विश्व पटल के ऊपर, इनके ऊपर लिखा गया, और क्यों नहीं इसका वो किया गया? यदि अगर मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एकनिष्ठ होकर मैं बैठ के काम कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये इंग्लैंड है, यहाँ पे कोई आपका घर का काम करने के लिए नहीं है। आप सब चोर सिपाही स्वयं ही हैं घर के अंदर, और बगीचा भी देखना है मुझको, अपने घर का भी देखना है, भोजन भी बनाना है, हम लोग बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं उनके, उसमें से जितना मैं समय चुरा सकती हूँ उसमें मैं लिखती हूँ।
तो ये लेख कभी पूरा नहीं हो सका। लेकिन मैं फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी रही हूँ। मेरे पति कपड़े के व्यापारी थे, वहां से, भारत से पूरा परिवार जो है वो भारत से गारमेंट्स की इंडस्ट्री में लगा हुआ है। इनके भाई वगैरह हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं जो H&M को सप्लाई करते हैं, डेबनम्स को सप्लाई करते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं हमारे घर में, और उसमें मैं भी बहुत शिद्दत से इन्वॉल्व रही जब तक। लेकिन लिखने के लिए तो इतना कुछ है। कॉटन को लें तो फैशन इंडस्ट्री सारी भारत पे डिपेंड करती है। अब उन्होंने अपने उठा के, क्योंकि सरकारी दुनिया जहान के वो बखेड़े होते हैं पॉलिटिकल, तो उन्होंने श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में अपने ट्रांसफर कर दिए हैं अपने अड्डे। लेकिन शुरुआत तो ये हमारे यहाँ से हुई थी गारमेंट इंडस्ट्री की, जो कि सन 70 में। और यहाँ पर भी जो सन 70 में बिजनेस लोगों ने संभाला था, वो अब इसके ऊपर मैं एक कहानी लिख रही हूँ, एक नॉवल लिख रही हूँ। तो वो एक स्त्री की नॉवल जो है, वो कहाँ तक पहुंची और उसके बाद क्या हुआ। तो उसका पति उसे अंत में छोड़ के ब्राजील चला जाता है, और ब्राजील में वो इतना बड़ा व्यापार शुरू करता है। और ये हमारे देखे की बात है, आज से 40 साल पहले की। तो कॉटन के ऊपर तो अगर मैं लिखना शुरू करूंगी तो बहुत कुछ है लिखने के लिए। कॉटन सिर्फ कपास ही नहीं है, कॉटन जो है वो हमारे परिधान है और आज तक बरकरार है। मतलब मन की बात, एक तरह से मुंह की बात आपने छीन ली। मैं यही पूछने भी वाला था कि जैसे शक्कर है, जैसे नील है, ये जो इनके ऊपर जो लेख लिखे हैं, उनको अगर उपन्यास के रूप में किसी कुछ पात्रों को उठा करके उन पे उपन्यास लिखे जाएं, तो मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी होगी, लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेके पढ़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा इतिहास है जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया है, या लोगों ने ध्यान जानबूझ के नहीं दिया है, उनके निहित स्वार्थ रहे होंगे। नील के बारे में मैं एक चीज़ और जानना चाहता था। आपने नील चंद्रिका जो नाटक था, उसका हवाला देते हुए लिखा नील के किसानों की व्यथा कथा, जो बिहार और असम के जो नील किसान थे, या पश्चिम बंगाल के। और उसके बाद शायद आपका निचोड़ ये है कि गांधी जी ने ये जो किसानों का अहिंसक सत्याग्रह था, नील किसानों का, इससे ज़्यादा प्रेरणा उनको मिली अपने अहिंसक सत्याग्रह की भारत में, अगर आप दक्षिण अफ्रीका के उनके चैप्टर से तुलना करें, क्योंकि ज़्यादा सारा जोर आजकल दक्षिण अफ्रीका पर दिया जाता है। ये जो नील वाला इतिहास है, लगभग न हमारे विद्यार्थी इसके बारे में जानते हैं, न जो है अध्यापक पढ़ाना चाहते हैं। क्या इस पे नए तरीके से सोचने की जरूरत है? बिल्कुल है। किसको पता है कि पूरा नॉर्थ कैरोलिना नील का उद्योगी था, नील उगाता था, और अमेरिका ने उससे कितना धन कमाया, इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ये तो किसी को बात पता ही नहीं, मुझको नहीं पता थी जब तक मैंने नहीं पढ़ा। तो मेरा पर्पस यही था कि मैं अपने देश के सामने, और मेरे पति रोज मुझे इस चीज के लिए कहते हैं, अगर तुम अंग्रेजी में लिखती ना, तब तक तुम्हारे पर मिलियंस हो गए होते। पर मैंने अंग्रेजी में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जो कुछ मैं अपने देश को दे सकती हूँ और जो देने की आवश्यकता है, वो केवल हिंदी के माध्यम से हो सकती है। और मुझे पता है कि ऊपर वाले जो हमारे सूडो इंग्लिश बैठे हुए हैं, वो लोग भी नहीं पढ़ेंगे मेरी किताबें, मगर जो लोग पढ़ेंगे और जिन तक पहुंचनी चाहिए, उनकी अस्मिता को जगाने की जरूरत है, उनके ज्ञान को खोलने की जरूरत है। हमारे इतने युवक, हमारा देश इस समय युवकों का देश है। यदि यूथ की पावर देखी जाए तो इस समय भारत में स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, जनता के हिसाब से, यदि हम देखें जनसंख्या के हिसाब से जी। और ये इस समय अपने प्राइम पर है। यदि इसे इन चीजों में गाइडेंस मिलेगी, यदि इनका मनोबल बढ़ेगा, यदि ये आगे बढ़ना चाहेंगे, हुआ है काम पिछले 10 सालों में मैं कहूंगी, लेकिन फिर भी अभी बहुत कचाई है। उनको दिशाहीनता है, उनको दिशा देने की जरूरत है। और वो दिशा तभी पकड़ेंगे कि जब उनको पता होगा कि उनके रिसोर्सेस क्या हैं।
और कौन इनका दोहन कर रहा है। अभी भी आप देखिए, मिनरल्स के ऊपर तो मैंने कभी कलम चलाई ही नहीं। यदि मिनरल्स की उसमें हमारे देश के, और मैं नहीं इतना कर सकती हूँ, मैं सफा सफा कहती हूँ कि ये एक लीड है, इसे पकड़ो और आगे बढ़ो। और मेरे साथ में यदि कोई जुड़ सकता है यंग उसमें और रिसर्च स्कॉलर्स, गोयनका जी ने भी यही कहा था कि इतने वर्षों के अंदर मैं पहली बार ऐसी किसी लेखिका से मिला हूं जिसे सारे इन विषयों में या भारत के ऐसे इतिहास में या रिसर्च में एज सच इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ क्या होता है रिसर्च के नाम पर, मेरे पास भी 100 चिट्ठियां आती हैं, अपना पूरा परिचय बता दीजिए, आपके इंटरव्यूज कहाँ कहाँ छपे हैं ये बता दीजिए, उसमें से जिस बना के वो अपनी रिसर्च पत्रिका लिख देती हैं और उसमें उन्हें पीएचडी मिल जाती है। और ऐसा बहुत से लेखकों ने बताया मुझको। लेकिन इतिहास को लेकर के एक और समस्या ये है कि इतिहास देश में, भारत की बात मैं कर रहा हूँ इस वक्त, धर्म की तरह से इतिहास पे प्रतिक्रिया होने लगी है। जैसे आप धर्म को नई दृष्टि से देखते ही आपकी आंख फोड़ने के लिए लोग तैयार खड़े हो जाते हैं, उसी तरह इतिहास को अगर आपने नई दृष्टि से देखने की कोशिश की तो आप पर हमले होंगे। और आपने अपनी प्रस्तावना में लिखा है, ये किताब किसी राजनीति अथवा पक्षपात से दूषित नहीं है। शायद आपको इसका अंदेशा था, क्या इसका भय नहीं है? क्या इसके चलते नई दृष्टि से देखा जा सकेगा इतिहास को? मेरे ख्याल से देखना चाहिए। जो लोग पढ़ेंगे वो अवश्य, जिन्होंने भी पढ़ा है आज तक, मेरे लेख जहां भी वो छपे हैं, मुझको उस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स ही मिले हैं और लोगों ने यही कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। तो अब मैं जब इसको आपको बताऊं, आप जो कह रहे हैं ना कि दुश्मनी, जब ये कोविड का इतना अधिक वो हुआ, क्या कहना चाहिए, प्रकोप, तो एक व्यक्ति ने फेसबुक पे अपने किसी रिश्तेदार के मरने का समाचार भेजा, तो संवेदना के साथ मैंने उनको ये भी लिखा कि भारत में कोविड का जो एकमात्र जो कवच था वो इंजेक्शन था, जो कि कई देशों ने बनाया और भारत का इंजेक्शन बहुत सफल रहा था। तो जब उसकी इतनी निर्यात हुई, निर्यात क्या हुई, उसका इतना दान हुआ पूरे विश्व में और लोगों ने मांग मांग के लिया, तो भी हमारे देश के एक बड़े लीडर ने खड़े होकर कह दिया कि अरे ये तो जनसंघ वो उसका है, भाजपा का है और इस पर मेरा विश्वास नहीं है, ये उनके केवल स्टंट है, इलेक्शन स्टंट है। तो मैंने फिर इसके ऊपर उनको, मतलब मैंने लिखा अगर नेता लोग इस तरह से बोलेंगे तो जनता केस क्यों वो लगवाएगी जाकर। और ये चीज हमारे परिवार में हो रही थी। तो जब उनके यहाँ कोविड पहुंचा उस परिवार में, तो इतनी बुरी दुर्गति हुई, सबको हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ये नहीं वो नहीं। तो चलिए कोई हमारे यहाँ कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन बहुतों के घरों में हुई और बहुत से लोग इसके अंदर अच्छे वाले चले गए, यंग वाले चले गए, कमाऊ चले गए। तो उन साहब ने मुझको इस विषय में प्रतिक्रिया ये दी कि आप मोदीवादी हैं, और उन्होंने इतना अधिक मुझे डांटा और उसके साथ साथ समझ लीजिए कि आधे दर्जन मेरे मित्र जो थे वो पैकअप कर गए। तो अभी हमारे यहाँ के एक लेखक हैं तेजन जी, उन्होंने लिखा है कि मेरे मित्रों को खा गया कोविड। तो कोविड नहीं, पता नहीं किस उस पे लिखा है, हाँ, मोदी खा गया, मोदी मेरे मित्रों को खा गया। यदि मोदी की बात भी अगर कोई करता है तो उसको इस नजर से देखा जाता है और जो मुद्दा है उसको बिल्कुल फेंक दिया जाता है एक तरफ। तो आप जो इतिहास के बारे में कह रहे हैं कि इसको धर्म की तरह से देखा जा रहा है, वो सही चीज है। और जब आप इस तरह की बातें लिखती हैं, मैं आपके अगर वाले लेख से पंक्ति उठा करके पढ़ रहा हूं, अब यदि अगर का व्यापार अगरवन से पश्चिमी देशों तक होता था तो आगरा का असीमित समृद्ध होना साफ समझ में आता है।
क्या इसीलिए वहां 2000 वर्ष पूर्व तेजो महल है, यानी आज का ताजमहल बनाया गया था, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार हिंदू राजाओं ने करवाया? क्वेश्चन मार्क। अब अगर ऐसी बात आप लिखेंगी तो आपको क्या लगता है, कैसी प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया हो या ना हो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, साक्ष्य है, सब कुछ है उसके अंदर। और मैंने तो लिखे नहीं है, भारत के इतिहासकारों ने लिखे हैं कि जिनको इंक्रिमिनेट करके एक तरफ फेंक दिया गया था, तो उसका मकसद क्या था हम जानते हैं, लेकिन अब वो तो इतिहास है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि काफी देर हो रही है और मैं ये समझ रहा हूं कि बाकी बहुत से इस वक्त सभासद हैं जो आपसे सवाल पूछने को उत्सुक होंगे और पूछना चाहते होंगे। केवल एक सवाल मैं चाय पे करना चाहता हूँ, चाय पे चर्चा करने, क्योंकि आपने तो पूरी किताब लिखी है चाय पे। मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि चाय, ये सही है कि दक्षिणी चीन का यूनान प्रांत और भारत का अरुणाचल, असम, लगभग जलवायु, जल तो एक ही है, वही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, और जलवायु वही है, तो जो शब्द है चाय का वो तो चीनी है। भारत में ऐसा इतना बड़ा कोई उत्पाद हुआ हो जिसका भारत में शब्द न मिले? हमारी भाषाओं में चाय के लिए कोई शब्द नहीं है, और ये जो चाय है ये मैंडरीन का शब्द है, इसको चे भी बोलते हैं, चा भी बोलते हैं, और वो चाय भी बोलते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि चाय भारत का है? भारत और चीन का क्यों नहीं, या चीन का क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था कि पौधों की अब जब सन 90 से थोड़ा पहले से ये डीएनए का वो चल पड़ा, जिसे परीक्षण, और इससे बहुत से जेनेटिक वो कोई भी पौधा जो होता है वो अपनी जलवायु में या अपने देश में ज्यादा स्वस्थ होता है। जब चाय को अंग्रेजों ने देखा कि खपत ज्यादा है और उपज कम है, तो उन्होंने श्रीलंका, सबसे पहले श्रीलंका में लगाया ले जाकर, क्योंकि वो उनकी कंड्यूसिव जलवायु उनको मिल गई। तो वो पौधा हिमालय से श्रीलंका में जम गया। जो चीन के बीज थे वो नहीं जमे, वो हमारे देश में भी नहीं जमे। जब अंग्रेजों ने पहले 17 साल तक इन्होंने प्रयास किया था चाय उगाने का भारत में, और उस चक्कर में क्या किया कि ढलानों के ऊपर जो चाय के ही पौधों के खेत थे या जंगल थे, उनको जला डाला जमीन साफ करने के लिए, और उसमें चीन के बीज बोए। वो नहीं उगे, चीन के बीज किसी देश में नहीं उगे, केवल भारत के बीज थे जो जाके दूसरे देशों में पनपे। यानी कमीलिया इस समय हमारे देश का, यहाँ लंदन का सबसे अधिक पॉपुलर फूल और पत्ती है, वो झाड़ी है जी। लेकिन कोई यहाँ के लोग भी नहीं जानते कैमेलिया सिनेंसिस, और एक पौधा 35 पाउंड का आता है। जी। तो वो बीज जो आ रहा है वो भूटान से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, और आपके उत्तराखंड से आ रहा है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ, मतलब यूरोप में या बाकी दुनिया में जो चाय फैली है वो भारत की चाय है, चीन की चाय चीन में रही होगी। चीन की चाय, और चीन, उसका भी पूरा इतिहास है। आप मेरी पूरी किताब पढ़ेंगे, यदि आपको, आयन प्रकाशन ने छापी थी, परंतु अब वो इसमें इस विषय में एकदम चुप मार गए हैं, और पिछले 4 सालों से मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे आगे या तो आप दूसरा प्रकरण छापने का दें अधिकार, और या फिर आप छापिए, तो वो जवाब नहीं देते हैं। तो बड़ी स्टेलमेट वाली सिचुएशन है। तो आप पढ़ें, उसमें तो यही है कि हमारे देश से एक दक्षिण भारत से डोरंडा करके एक साधु गए थे या एक राजकुमार गए थे, और उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया था, और ध्यान लगाने के लिए उनको चाय की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो सारी कहानी और वो सब कुछ मौजूद है,
इतिहास आपके इस लेख में भी है, इस पुस्तक में भी आपने उसको हाँ। डाला है। तो उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस करी, और बाकी बहुत सा जो है चाइना में भी बहुत फोकलोर है, चाइना में भी बहुत बहुत बाद में चीजें लिखी गई हैं। तो हमें जो ऑथेंटिक किताब मिलती है 5वीं सदी की मिलती है। तो इस तरह की चीजें हैं, और मैंने लिखा है पूरा उसका एनालिसिस जितना हो सकता है। परंतु जेनेटिकली वही बीज पनपे जो अपनी ओरिजिनल उसके थे ग्राउंड के, और वो ओरिजिनल ग्राउंड जो थी वो हिमालय, हमारी ढलानें थी, हमारे लोग जानते थे। बीसा गाम करके एक आदमी था जिसने इंट्रोड्यूस किया था चाय का बीज। जी, तो भारत के मूक प्रवासी इस अद्भुत पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कादम्बरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बातचीत यहीं समाप्त करता हूं ताकि बाकी लोगों को जो है वो प्रश्न पूछने का अवसर मिले। और मैं अब ये मंच खोलता हूं आप सबके लिए। आप में से जो सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका शिवकांत जी, बहुत अच्छा लगा, आपसे पहली बार मिली हूँ, परंतु बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी तो मिलना है, ये तो जो है फर्जी मुलाकात है। अच्छी जगह परिचय हुआ है। संध्या जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कादम्बरी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद शिवकांत जी। हम चाहेंगे, अभी हमारे साथ जुड़े थे दीपक गुप्ता जी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के हिंदी संपादक, लेकिन इस समय वे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें संक्षिप्त टिप्पणी के लिए अगर कोई मतलब सवाल पूछना चाहे अभी, तो मुझे लगता है अच्छा, मुझे लगा उनसे पहले। ठीक है, तो सवाल आप लेंगे पहले या? नहीं, आप ले लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं सवाल लूं। अच्छा, तो मैं कुसुम जी को आमंत्रित करूंगी। मुझे लगता है डॉक्टर कुसुम पंत जी जरूर एक सवाल पूछना चाहेंगी कादम्बरी जी से। मेरा सवाल, हम लोग इस आज की चर्चा में चोरियों की बात हो रही है, और शिवकांत जी ने मेरा प्रश्न की चोरी कर ली इस बीच में। तो मेरा प्रश्न, मैं चाहती थी कि मैं चाय पर आपसे फोकस करवाऊं, क्योंकि हमारी जो फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है कुमाऊं पर, उसमें चाय की भी चर्चा है। तो मैं चाहती थी कि आप थोड़ा हम लोगों को चाय के बारे में बताएं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें सिर्फ इतना ही सुनते हैं कि चाय जो है वो चीन से आई, और वो भी अंग्रेजों ने चोरी जरूर की थी, पर वो रॉबर्ट फॉर्चून नाम के कोई अंग्रेज थे जो कि वहां गए और उन्होंने स्वांग रचा कि वो चाइनीज हैं, वहां से वो चोरी करके ले आए, और ये करीब शायद 18वीं सदी की बात कहते हैं। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि 17वीं सदी में शायद पहली दफे जब कैथरीन ऑफ ब्रागांजा, जो कि पोर्चुगीज प्रिंसेस थी, उनकी शादी हुई थी एक अंग्रेज राजकुमार के साथ, व्हाट वाज हिज नेम, किंग चार्ल्स II और समथिंग। तो उनके तब चाय का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ। पर आपने तो उसको बहुत सदियों पीछे आप ले गई आप अपने शोध के द्वारा। तो मैं आपसे विनती करने वाली थी कि आप थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, पर शायद आप ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी किताब हम और भी पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ शुरू की है, और चाय वाली किताब भी ढूंढ कर निकाल के मैं जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। ममता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मैं पूछना चाह रही थी कि आपने कहा तो कि चाय के डीएनए के बाद ये पता लगा कि ये भारत की उपज है, तो ये भारत में किस प्रदेश की है? असम के ही इलाके में है या और भी कहीं भी? ये इसकी शुरुआत असम से ही हुई थी, और उसके बाद उसके समझिए कि 30-40 साल के बाद इसका हिमालय की अन्य जगहों पर लगाई गई। उसका भी मैंने जिक्र किया अपनी किताब में। और उस के बहुत बाद में साउथ इंडिया में ये कोल्लूर की ढलानों पर और उधर लगाई गई, कोचीन के तरफ। तो लेकिन जो चाय की क्वालिटी है, चाय का सेवन जो हम कर रहे हैं पिछले सैकड़ों सालों से,
और आप कह रहे हैं ये और भी बहुत पुराना है। चाय का सेवन चीन में तो और तरीके से होता है और हमारे यहाँ और तरह से होता है। तो हमारे यहाँ चाय को चाय ही क्यों कहते हैं? कोई उसका ओरिजिनल नाम नहीं रहा होगा क्या? हमारे देश में नहीं था, क्योंकि हमारे देश में सेवन के लिए उसको अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा, इसका सेवन किया नहीं था। इसका सेवन जो था उसको एफ्रोडीसियक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि वो उत्तेजना के लिए किया जाता था। और आदिवासियों में बहुत दफा वो मैंने लिखा है, दूल्हा दुल्हन को उसका बना के, हलवा बना के या लेप बना के पिलाया खिलाया जाता था। तो उसका मकसद कुछ और था, और दवा दारू की तरह से इस्तेमाल होता था बुखार के लिए खास करके। तो एक बड़ी भारी आर्गुमेंट थी कि क्या ये संजीवनी बूटी थी, जिसे लेने के लिए हिमालय तक यात्रा करनी पड़ी थी। तो उसके ऊपर भी मैंने, मेरी जो अंतिम पंक्तियां वो यही है कि संजीवनी रही हो या ना रही हो, लेकिन ये इस समय पूरे विश्व की संजीवनी है। तो बहुत इसका वो है, प्रचलन है, परंतु हमारे देश की है और इस बात को साबित कर दिया गया है। और साबित करना साइंटिफिकली होता है तो वो तो फिर विश्व का ही धरोहर होता है। ऐसा नहीं है कि वो मैं अपने से लिख रही हूँ। तो ये चीज थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं बोलना चाह रही थी। जी हाँ, नमस्कार। मैं नमस्कार। बोलना चाह रही थी लेकिन वो उसको ऑन करते वक्त उंगली कहीं और जा पड़ी। मुझे लगता है कि ये किताब इंटरेस्टिंग है। अतीत में जाके चीजों को ढूंढना, फिर वापस आके वर्तमान में उन चीजों को समझना, क्योंकि बहुत सारी चीजें, हकीकतें जो हैं बचपन में हमारे जहन में थी, जो बदलते समय और आगे बढ़ते समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं। आज मैंने पूरा प्रोग्राम इसीलिए सुना कि वो सारी चीजें फिर से ताजा हो जाएं। मेरे दिल में कोई सवाल तो नहीं उठा, क्योंकि चाय शब्द जो है अभी डिस्कस हो रहा था, वो तो कई देशों में चाय को चाय ही कहते हैं। तो बस यही कहना था मुझे। और कादम्बरी जी को बहुत बहुत बधाई। और इंटरव्यू भी अच्छा लिया गया, अच्छे क्वेश्चन किए गए, बहुत ही शानदार रहा प्रोग्राम। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत आपने मुझे गौरवान्वित किया है अपनी उपस्थिति से। थैंक यू नासरा जी। शैलजा जी का एक प्रश्न है कादम्बरी जी कि ये आप अपने गहन शोध के लिए साधन कहाँ से जुटाती हैं? जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। साधन तो चारों तरफ है। आपकी कितनी उसमें ये है आस्था है और कितना ज्यादा आप उसके अंदर इंटरेस्ट लेती हैं। बहुत से लेखक, जब चाय पे यदि आप ढूंढने जाएंगी तो अंग्रेजी में आपको कम से कम 150-200 किताबें मिल जाएंगी, लेकिन भारत की हिंदी में केवल एक किताब है, वो मेरी है। आई एम श्योर ऑफ दैट। हमारे साथ और भी कई लोग, खास लोग जुड़े हुए हैं। प्रश्न तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी राहुल जी। सवाल जी जी, मेरा एक प्रश्न था। नमस्ते कादम्बरी जी। और आराधना, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी वो किताब पढ़ने का मौका मिला और समीक्षा लिखने का भी मौका मिला, और बहुत सारे आपके शोधपरक लेख जो है उसको पढ़ने का मौका मिला है। और हर बार जब भी मैंने पढ़ा है, मैंने हमेशा कहा कि कादम्बरी जी आपको और भी लिखना चाहिए, और ये किताब आई है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि जब मैंने चाय की विश्व यात्रा पढ़ी, तो इसको लिखने के बाद भी, ये किताब अभी से जहां तक मेरी जानकारी 4 वर्ष पहले प्रकाशित हो चुकी है, इतने वर्षों के बाद भी, मतलब 4 वर्षों के बाद भी, जो भारत में ऐसे कई लोग हैं जो इस जानकारी से अभी तक परिचित नहीं है। तो पहला प्रश्न ये है कि भारत में इसके लिए जो एक जानकारी या उससे उत्सुकता का जो माहौल है वो नहीं बन पाया, उसका क्या कारण रहा? और दूसरा ये कि क्या कभी किसी, क्योंकि आपकी जो भाषा थी वो थोड़ी बहुत कभी कहीं तीखी भी थी और उसमें एक आक्रोश भी था,
तो क्या कभी ब्रिटेन के अंदर किसी अंग्रेज लेखक ने आपको चुनौती देते हुए आपने जो उसके पक्ष में जो बातें कही हैं उसको काटने की या उसके विरोध में कहीं कुछ लिखा कि आपने जो कहा इसके अप्रमाण के रूप में आप क्या क्या प्रस्तुत करना चाहती हैं, और हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी उनके गले के नीचे से ना उतरे, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ? नहीं, उल्टा हुआ। आराधना मेरे जो नेबर हैं मेरे, वो उनके पिताजी चाय के व्यापारी थे और वो उनके खेत थे वहां पर कोचिन में। तो वो बताते हैं कि मैंने 12 साल के बाद अपने पिताजी को पहली बार देखा, और उसका कारण ये था कि भारत आजाद तो हो गया था, परंतु जो व्यापारी वर्ग था वो वहीं बैठा रहा था और उनको पूरी अनुमति थी कि वो जब तक चाहे तब तक व्यापार करें। तो फिर उनको पैक करते करते काफी साल गुजर गए और वो करीब 58 या 57 में यहाँ पर आए वापस। तो जो बच्चा था, तो जैसे ही उनकी माँ मतलब वाइफ प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने उनको इंग्लैंड भेज दिया। तो बच्चे ने कभी अपने बाप को देखा तक नहीं था। तो उनका घर में इतने हाथी लगे हुए थे, तो वो कहा करते थे, कहते थे कि हाथी जो थे वो चाय के उसमें इस्तेमाल होते थे और हाथियों का व्यापार भी होता था हमारे देश से। और मैंने लिखा भी है कि जो ये हाथी हुआ करते थे हमारे भारत के, उनको ट्रेन किया जा सकता था, जबकि अफ्रीका के हाथियों को ट्रेन नहीं किया जा सका आज तक, वो जंगली ही हैं। तो इस कारण से उनको एक्सपोर्ट किया जाता था खेती के लिए अफ्रीका और बर्मा आदि में। तो जब ये चीजें उन्होंने खुद मुझको कही और वो गालियां दे के बात करते थे अंग्रेजी में, और अंग्रेजों को ही गालियां दिया करते थे। और कहते हैं कि मैं उनके पिताजी शायद अभी तक हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं उनसे कभी तालमेल बैठा नहीं पाया, क्योंकि वो जो एक इंपीरियल एटीट्यूड था उनका। और ये मेरे नेबर बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छे थे। तो मेरे को ये लगा कि जो लोग जानते समझते हैं वो लोग भारत को बहुत पसंद करते हैं, और वो लोग उनके मन में कोई वो विश नहीं है जो कि हम आम वर्किंग क्लास में देखते हैं। तो और लेखकों आदि से तो मेरा परिचय नहीं हुआ है कि सब ले दे के तो मैं गृहिणी हूँ और कुछ नहीं। और अब हम जिसके लिए उपस्थित हुए हैं आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मूक प्रवासी पुस्तक के विमोचन के लिए, तो यह विमोचन का समय है। मैं चाहूंगी जिसके पास भी पुस्तक की कॉपी है, अगर वे सभी अपने अपने हाथों में पुस्तक ले लें तो हम उनको स्पॉटलाइट में कर लेंगे। और 1 मिनट, जिसके हाथ में पुस्तक कैसे करेंगे? ये सीधा तो होगा नहीं है? कैसे कर लिया आपने? नहीं, हाँ नहीं, शिवकांत जी, हाँ ठीक है, हमें सीधा दिखाई दे रहा है। आप सब ठीक है, आप सीधा दिखाई। जी जी जी। और मेरा इसका नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट बहुत बहुत बधाई कादम्बरी जी। सभी का है। तो ये इसके साथ बहुत बहुत बधाई कादम्बरी जी आपको। भारत के मूक प्रवासी पुस्तक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमोचन आज सानिध्य लंदन के मंच से हो रहा है, और हम सभी की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वो एक मिनट, वो मेरे पति उसको होल्ड अप करना चाहते हैं। जी वाह, जी, क्यों नहीं। अगर उन्हें भी हम ले लें। नहीं, आप हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अपनी शक्ल भी दिखा दीजिए। वाह। हाँ, ये जी मूक जी। प्रवासी बहुत हैंडसम है। बहुत बहुत बधाई। बधाई। थैंक यू। आज बहुत सारी जानकारी हमें मिली, बहुत बहुत धन्यवाद कादम्बिनी जी। और मुझे लगता है कि जब पुस्तक पढ़ी जाएगी तो लोगों को और भी चीजें बारीकी से पता चलेंगी। और चूंकि समय अब बढ़ रहा है तो हम अपने अध्यक्षीय उद्बोधन की ओर चलते हैं, जो सभा की
बहुत खास हमारे लिए आज ये मौका है कि राहुल देव जी ने अध्यक्षता करना स्वीकार किया है, तो हम उनके हृदय से आभारी हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है, आप मंच आपका है। धन्यवाद संध्या जी। सबको नमस्कार, विशेष तौर पर कादम्बरी मेहरा जी को और ललित जी को, और मुझे धन्यवाद बहुगुणा जी को भी शायद या आपने गोयनका जी को भी देना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत गड़बड़ बात है, वो नाराज होंगे, लेकिन मजाक में तो कह सकता हूँ कि अगर वो ना होते तो मुझे यहाँ उपस्थित रहने का और इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सुनने का और आपकी शिवकांत जी की और कादम्बरी जी की इस बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक बातचीत को सुनने का मौका नहीं मिलता। ये मेरा नुकसान हुआ। तो मैं ललित जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस नुकसान से बचा लिया और मेरा बहुत लाभ किया, ज्ञान लाभ हुआ। और आपने मुझे बचा लिया। नहीं, वो तो खैर इतनी सारी विभूतियां आपके पास हैं तो आपने मुझ पर कृपा की है, और इतने सारे मित्र हमारे बैठे हैं। बताइए यहाँ के अब किस किस का नाम गिनाएं, समय उसी में चला जाएगा, इसलिए सबको एक बार यहीं से नमस्कार कर लेता हूँ। तो इस पुस्तक पर एक तो सबसे पहले कादम्बरी जी को बहुत बहुत बधाई। एक बिल्कुल ही नई तरह की पुस्तक उन्होंने हिंदी के जगत को दी है। एक नए तरह का ज्ञान और सूचनाओं का भंडार उन्होंने हिंदी को दिया है। ये हिंदी में हम सब जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं लेखक हैं, तो हिंदी में साहित्य की तो कोई कमी नहीं है। खूब प्रचुर लेखन और प्रकाशन उसका हो रहा है, आज भी लगातार हो रहा है। लेकिन हम सब मित्र जो हैं जब बैठते हैं और तो ये इस बात पर हमें दुख रहता है और हम प्रकट करते हैं कि हिंदी में ज्ञान साहित्य या जो साहित्येतर विषय हैं उन पर लेखन, चिंतन, शोध बहुत कम हुआ है। तो उस बहुत बड़ी कमी को बहुत बड़ी हद तक पूरा करने का काम कादम्बरी जी ने किया है। मुझे सौभाग्य नहीं मिला है कि मैं उनकी चाय वाली किताब और इस पूरी किताब को पढूं। हालांकि ललित जी ने कृपा करके मुझे ये भेजी तो जरूर, लेकिन उसमें समय इतना कम था कि मैं पूरा ध्यान से उसको देख नहीं पाया, सिर्फ सरसरी निगाह से पुस्तक देख पाया हूँ। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि शायद उस आपकी पुस्तक का एक एक वाक्य एक एक जानकारी से भरा है, और कई बार उसमें जानकारियां इतनी ज्यादा हैं और या आपने बहुत ज्यादा उनको एक जगह सघन रूप से रख दिया है कि वो उसको पचाने में भी थोड़ा समय लगता है। तो एक लेख का पूरा विषय एक आप अनुच्छेद में, एक पैरा में भी आप दे देती हैं। तो ये पुस्तक ऐसी है जिसको मैं कम से कम मैं तो कई बार पढ़ूंगा, तभी शायद उसका पूरा महत्व और उसकी जो समग्रता है वो ध्यान में आएगी। और मुझे लगता है कि सभी को ये पुस्तक ठीक से चाय की चुस्कियों के साथ पच सके, इसके लिए इसको कई बार पढ़ना होगा। चाय हम लोगों के लिए तो संजीवनी है ही, पता नहीं है वो रामायण वाली है कि नहीं, ये अभी इस पर तभी विद्वानों में मतभेद है। कुछ और जो व्यापक बातें मैं थोड़ा शैलजा जी से हमारी एक बातचीत हो रही थी, इसलिए उसमें तेजो महालय का उल्लेख जब शिवकांत जी ने किया तो उसको मैं ठीक से सुन नहीं पाया। तो मैं नहीं जानता कि उसका संदर्भ क्या था, आपने कहीं पुस्तक में लिखा है या वो कहाँ से आ गया इस पूरी चर्चा में। लेकिन आपने जो तथ्य दिए हैं उनके साथ एक बात और इसमें उल्लेखनीय है जिसका उल्लेख हुआ कि जो जिस भाव से आपने लिखी है भारतीयों में अपने विश्वदाय के प्रति जानकारी और गर्व जगाने के लिए, वो भाव महत्वपूर्ण है। और आजकल तो इस भाव में बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा लेखन इस भाव से ही प्रेरित होकर हो रहा है। एक स्तर पर यह भाव बहुत अच्छा है। हमें लगे कि जिस भाव की या जिस बोध की कमी है हमारे लोगों में, उसको दूर करने के लिए उनके ही ज्ञान को एक बार फिर से उनके सामने रखा जाना चाहिए, या ये वो पहले रखा नहीं गया बहुत सारे कारणों से, तो उसको सामने लाया जाए तो उनमें एक नया भारत बोध जन्म लेगा और नया आत्मबोध जन्म लेगा, और उससे वो ज़्यादा
आत्मविश्वास से भर सकेंगे, एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक आत्मविश्वास उनमें आएगा। लेकिन इसमें एक मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ी अलोकप्रियता का खतरा उठाकर, कि इसमें एक जोखिम भी है। कई बार हम एक भाव को अपना मुख्य अपनी वैचारिक चौखट बना लें, फ्रेमवर्क बना लें, तो फिर उसमें कई बार जो हमारी व्याख्या है और जो हमारा बोध ग्रहण है, अलग अलग तथ्यों से जो हम उनको जिस रूप में ग्रहण करते हैं और फिर जिस रूप में उनको व्याख्यायित करते हैं, उनका निर्वचन करते हैं, वो फिर तथ्यपरक कम रहता है, वो भावपरक ज्यादा हो जाता है। और इतिहास जैसे विषय में इस बात को ध्यान में रखना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि अगर एक सच्चा इतिहासकार है, जो इतिहास यानी ऐतिहासिक तथ्य और सत्य को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानता है, फिर उसे एक सीमा के बाद किसी इस या उस भाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। कई बार ये होता है, मैं पाता हूं आजकल ये काफी एक प्रचलित भाव सा, प्रचलित धारणा सी एक चल गई है, एक धारा बह रही है भारत पे, जिसको कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में भी उसको देखा जा रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, अब सामने चीजें लाई जा रही हैं। लेकिन उसमें एक ये भी हो रहा है कि बहुत से लोग अब ये मानने और कहने लगे हैं, एक मन में रहता है कि संसार में जो कुछ भी अच्छा श्रेष्ठ है वो भारत में है, हमारे यहाँ सब कुछ था, सारे आविष्कार हमने किए, सारा ज्ञान हमारे पास था। कई बार हम इस अति तक चले जाते। तो इतिहासकार के लिए ये एक बड़ी छुरे की धारा पर चलने जैसा काम है कि वो अपने को तत्कालीन या अपने और बाहर के प्रभावों से, भावों से, अपेक्षाओं से मुक्त रखे और केवल तथ्यों पर और सत्यों पर जोर दे और उनके यथासंभव निष्पक्षता के साथ, तटस्थता के साथ केवल ऐतिहासिक सत्य को अपना आराध्य मानते हुए उसका निरूपण करे और शोध भी करे। इसके लिए जरूरी है कि हम पहले ये नहीं तय कर सकते, इतिहासकार ये तय नहीं कर सकता कि उसका लक्ष्य क्या होगा, उसको क्या दिखाना है। अगर वो निष्कर्ष पहले तय कर लेगा तो फिर जो उसकी उसका जो शोध होगा, जो उसका चिंतन होगा, वो भी उस निष्कर्ष से प्रभावित हो जाएगा। मैं समझता हूं कि शोध की एक ज्यादा वैज्ञानिक चिंतन पद्धति या कार्य पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हम पहले विषय तय करके उसके बारे में तथ्यों को एक करें, तथ्यों को जुटाएं, उनको समझने की यथासंभव पूरी कोशिश करें तटस्थ भाव से, और फिर उनके अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलता प्रतीत होता हो उसको फिर हम सामने रखें लोगों के। तो प्रश्न पहले होंगे, तथ्यों की खोज पहले होगी और निष्कर्ष बाद में होंगी। लेकिन आज एक धारा है जो पहले निष्कर्ष तय कर लेती है और उसके बाद फिर शोध उसके बाद करती है, और उसका सारी तर्क पद्धति, उसकी चिंतन पद्धति और शोध पद्धति भी, जिसे हम शोध प्रविधि कहते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो भी फिर उसी से संचालित और प्रभावित होती है। तो ये मैं समझता हूं कि किसी भी विषय के बारे में, और ये विषय तो एकदम ही नया है, मैं चाहूंगा, मैं एक दो बातें कादम्बरी जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक तो ये हम हिंदी वालों पर, हिंदी जगत पर बहुत कृपा की है, ये बहुत हमारा लाभ, आपने हमें लाभ कराया है कि उन्होंने मूल हिंदी में आपने ये पुस्तक लिखी, और इसलिए हिंदी वालों को समर्पित है, उन्हीं के लिए है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पुस्तक और आपकी जो शोध है, आपके जो निष्कर्ष हैं, जो आपका जो विश्लेषण है, उसका लाभ दूसरी भाषाओं को भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इस विषय में जो यहाँ के या पश्चिम के किसी भी देश के जो विद्वान हैं, जो स्थापित जाने माने लोग हैं जिन्होंने काम किया है, आप स्वयं बता रही हैं कि कई 100 पुस्तकें हैं जो ऐसे विषयों पर अंग्रेजी में ही मिल जाएंगी। तो वो जो आराधना ने एक प्रश्न किया था, एक बात कही थी कि उनके सामने भी इस पुस्तक और इसके तथ्यों का आना जरूरी है।
अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि इस पुस्तक और उसके तथ्यों को ज्यादा विस्तृत, ज्यादा व्यापक और वैश्विक मान्यता मिलेगी। ये सही है कि उसमें विमर्श होगा, उसमें बहस होगी, आपको चुनौतियां दी जाएंगी, वो तो होता ही है, ये तो ज्ञान मार्ग का एक अनिवार्य अंग है कि हम जो कहते हैं उसको कुछ लोगों को वो नहीं ठीक लगता, वो उसको चुनौती देते हैं, उस पर प्रश्न उठाते हैं, संदेह करते हैं, तो ये होगा। और मैं समझता हूं कि किसी भी विद्वान को इसके लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, सहर्ष इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगा कि अगर पुस्तक में फुटनोट्स भी होते और अंत में एक संदर्भ सूची भी होती, एक बिब्लियोग्राफी होती, तो और इसका वजन बढ़ जाता। तो आपने सब कुछ जैसे एक नैरेटिव में तो दिया है, और उसमें जैसे मैंने कहा कि एक एक वाक्य में इतने तथ्य पड़े हुए हैं कि उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। मुझे ये लगा कुछ सरसरे निगाह से देखने में ही। लेकिन इसके साथ ही अगर इसका अगला संस्करण आए और हमारे अगर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मित्र यहाँ हो, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इस तो थोड़ी कड़ी बात, पत्रकार हूँ इसलिए हमेशा खुश करने वाली बात नहीं कह सकता, तो इस पुस्तक का संपादन बेहतर हो सकता था। इससे ज्यादा अभी कहने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने बहुत ध्यान से पुस्तक देखी भी नहीं है, लेकिन जितनी देख सका हूँ उसके आधार पर ये कहने की इच्छा हुई कि ये जरूरी है कि इस पुस्तक के नए संस्करण भी आए, इसका पुनर्मुद्रण हो। और मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आप अपनी शोध जारी रखें, ये बहुत महत्व का विषय है, सारे संसार के महत्व का विषय है। और अब जब ये संसार मानने लगा है, वैसे तो बहुत पहले से जानकार लोग, पश्चिम के लोग ही ये मानते रहे हैं कि विश्व में ज्ञान का पहला जो वैश्वीकरण हुआ, वो जो लहर थी, वैश्वीकरण की पहली लहर, वो भारत से निकली थी। इस पर ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम वर्षों दशकों से जानते हैं, लोग कह रहे हैं। तो भारत के लोग अचानक अपने इतिहास का एक पुनराविष्कार सा करते लग रहे हैं, और एक भाव यह है कि पश्चिम वालों ने हमारे बारे में जो कुछ लिखा वो एक दूषित भाव से ग्रस्त होकर लिखा। ऐसा सही नहीं है। इंग्लैंड में ही हम सब जानते हैं और पूरे पश्चिम में भारत के प्रति बहुत मैत्रीपूर्ण, बहुत सहानुभूतिपूर्ण और बहुत प्रेम का और आदर और सम्मान का भाव रखने वाले बहुत सारे विद्वान हुए हैं। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, अभी पढ़नी शुरू की है मैंने, मैक्स मुलर की पुस्तक। मैक्स मुलर इंग्लैंड में 1882 में एक उन्होंने एक पूरी श्रृंखला दी है, उनके व्याख्यानों की श्रृंखला है, जो उन्होंने ICS के लिए जिन अंग्रेज युवकों का चयन हुआ था, उन ICS युवकों को के सामने उन्होंने ये व्याख्यान श्रृंखला दी है, शायद कैम्ब्रिज में दी है। और इसका विषय ही है जो स्वयं मैक्स मुलर ने तय किया है, उन्होंने ही रखा है, व्हाट कैन इंडिया टीच अस। मैं अनुरोध करूंगा उसको हम सब लोग पढ़ें, क्योंकि आजकल एक मैं ये भी पढ़ता हूं कई बार कि मैक्स मुलर ने एक गलत दृष्टि से भारतीय ज्ञान को नीचा दिखाने की दृष्टि से किताबें लिखी। मैं उनको पढ़ रहा हूं और मैं चकित हूं, मैं सचमुच चकित हूं कि 1882 में मैक्स मुलर क्या कह रहे थे उन लोगों से जो भारत पर शासन करने के लिए आने वाले थे। उनको वो बता रहे थे कि आप जब भारत अब जा रहे हैं तो कृपया अपने ये दिमागी जाले दूर करके जाइए और ये जानकर वहां पे पहुंचिए जाइए कि भारत कितना विशिष्ट, कितना महान देश है, उसने दुनिया को क्या दिया है और वो हमें क्या दे सकता है, हमें क्या सिखा सकता है। और वो आप देखिए कि भारत के प्रति जो प्रशंसा भाव है मैक्स मुलर का, वो एक एक पैरा में छलक रहा है। उन्होंने बहुत चीजें ऐसी दी हैं, मैं अभी शुरू ही की है मैंने, इसलिए केवल अभी 30-35 पन्ने पढ़े हैं, लेकिन उस 30-35 पन्ने ही अगर हम पढ़ लें तो हमारे अपनी आंखें और दिमाग खुल जाएं। जो ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक और लैटिन और इंग्लैंड की और यूरोपियन लोक कथाएं हैं, जो सॉन्ग ऑफ जो बाइबल है, और उसके बाद जितना पूरा साहित्य रचा गया है, उस पर भारत का प्रभाव
कैसे कई जो पुरानी ऐसी कहानियां, लोक कथाएं जिन्हें हम बाइबल का हिस्सा पाते हैं, बाइबल में संस्कृत के शब्दों के उल्लेख की बात वो कर रहे हैं। ऐसी लोक कथाएं, सोलोमन की कथाएं, कई लोक कथाएं, उनका वो जो स्रोत है वो भारत में देख रहे हैं ईसा पूर्व 400 साल पहले। बहुत विस्तृत बड़ी किताब है और इसको मैं तो चकित हूं इसको पढ़कर। तो ये भाव भी हमें मन में नहीं रखना चाहिए कि जितने विदेशी पश्चिमी लोग रहे हैं उन्होंने भारत के प्रति एक विपरीत भाव रखकर ही लेखन और चिंतन किया है। हमें याद रखना होगा कि एनी बेसेंट 2 बार कांग्रेस की अध्यक्ष रही है आजादी मिलने से पहले, और वो तो इंग्लैंड की थी। कितने लोग हैं, अभी पारसियों का उल्लेख हुआ, अफीम की बात अभी किसी ने पूछी थी, शायद विजय जी ने पूछी थी। तो अब उसमें एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि अफीम के व्यापार में सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाले जो शुरुआती लोग थे उनमें हमारे बिरला जी भी थे, तो केवल पारसी नहीं थे। तो ये बड़े जटिल सवाल हैं, लेकिन इन पर नए नए तरह से शोध करना ये बहुत जरूरी है। जैसे मैक्स वेलर में देख रहा हूँ, वो उन्होंने कई प्रश्न उठा के छोड़ दिए हैं कि इन प्रश्नों पर मैं आशा करता हूं कि आने वाले इतिहासकार और शोधकर्ता इन पर शोध करेंगे और चीजें इनको खोजेंगे। उन्होंने दिशाएं दी हैं। मैं पाता हूं कि कादम्बरी जी की पुस्तक में भी ऐसे इतने मतलब सैकड़ों अंश आते हैं जहां पर लगता है कि इन पर और आगे शोध करने की जरूरत है और आगे चीजें खोज करने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि ये होगा, और इसमें अगर कादम्बरी जी अपने ही इसी विषय में काम करने वाले दूसरे वैश्विक विद्वानों को भी जोड़ सकेंगी, भारत से भी, भारत में भी आखिर इस विषय के कई लोग हैं, वो भी इसमें उनका साथ दे सकते हैं, ताकि हमको अपने वानस्पतिक निर्यात के बारे में, जो वानस्पतिक वैश्वीकरण हुआ भारत से, उसके बारे में हमको भी पता चल सके और दुनिया को भी पता चल सके। तो ये जो पश्चिम की जो तकनीक और आधुनिकता और औद्योगिकरण और उसकी आर्थिक ताकत जो बनी, वो कैसे बनी, और उसमें भारत और भारत से ले जाई गई, चुरा कर या अन्य प्रकार से ले जाई गई चीजों का क्या योगदान है, ये बात संसार के सामने आना भी जरूरी है। इसलिए इसको अंग्रेजी में आना जरूरी है, ताकि इस पर अंग्रेजी में एक विमर्श शुरू हो। ये केवल हिंदी भारत वालों तक, केवल हिंदी वालों तक सीमित रह जाएगी बात, तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं अनुरोध एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि इसको आप कादम्बरी जी कृपया अंग्रेजी में भी स्वयं लिखें या लिखवाएं, किसी की सहायता लें, लेकिन इसका ये जरूरी है कि ये अंग्रेजी में, जो आज हम जानते हैं वैश्विक भाषा है, उसमें कम से कम संसार के सामने आए। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं, साधुवाद। आपने इतने महत्वपूर्ण नए विषय पर एक पुस्तक रची और मूल हिंदी में लिखी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं इसके लिए, और सभी मित्र जो आज यहाँ इकट्ठे हुए और जिनको मैं सुन सका, देख सका, उनको भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और बहुत सारी जो आपने बातें की, मुझे लगता है कादम्बरी जी अब इसके अंग्रेजी संस्करण पर तैयारी तुरंत शुरू करेंगी, और जरूर सारी चीजों को आगे जब हम चर्चा करेंगे तो उस पर और आगे बातें होंगी। और अब हम सीधे धन्यवाद ज्ञापन की तरफ चलते हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रिटेन की युवा कवित्री तिथि दानी को, जो बहुत सुंदर कविताएं रचती हैं, बहुत सुंदर बातें करती हैं, और धन्यवाद ज्ञापन तो उनका बहुत ही उम्दा होता है, और आज हम उसकी बानगी देखेंगे। तो तिथि, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया संध्या जी, शुक्रिया ललित जी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से मुझे जोड़ने के लिए। बेहतरीन संवाद रहा, और ये सुअवसर मुझे देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज जो कार्यक्रम रहा उससे यही लगा था कि जब आगाज इतना खूबसूरत है तो अंजाम क्या होगा। और ललित जी और संध्या जी के सानिध्य सत्र का आज बेहतरीन आगाज हुआ, और फिर मुझे ये लगा कि संध्या जी जितनी बेहतरीन प्रस्तोता हैं उतनी ही बेहतरीन वो वक्ता भी हैं। जैसे जैसे उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, ये बात उतनी ही पुख्ता होती चली गई। फिर आज का संवाद जो कादम्बरी जी और शिवकांत जी के बीच में हुआ, तो मुझे जो
उनके परिचय से पता चला कि शिवकांत जी सानिध्य से पहले भी जुड़े रहे और बीबीसी से जुड़े रहे, तो उनका अनुभव उन्हें एक सक्षम साक्षात्कारकर्ता बनाता है। और उन्होंने आज जो संवाद किया वो बेशक इसकी बानगी है। इस दिलचस्प तथ्यपरक संवाद के लिए शिवकांत जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक आभार करती हूँ। उन्होंने पाठकों को न केवल एक प्रबुद्ध लेखिका से परिचित कराया, बल्कि उनके लेखन की पृष्ठभूमि में उनकी मानसिक तैयारी का भी उल्लेख किया, जिसे हम सभी श्रोता मुझे लगता है जरूर समृद्ध हुए होंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि यह पुस्तक साहित्य है, इतिहास है, लेख है, इसे पाठक ही तय करेंगे। चाय शक्कर जैसी चीजों को नायक बनाकर जो लेखन किया है कादम्बरी जी ने, वह अपने आप में नायाब है। और जिस तरह से कादम्बरी जी ने आज इतनी बेबाकी से, निडरता से हर सवाल का जवाब दिया, वो वाकई मंत्रमुग्ध करने वाला रहा। और मुझे लगता है हम सभी श्रोता उनकी लेखन यात्रा से रूबरू हुए, क्योंकि इतनी खूबसूरती से ये संवाद आगे बढ़ा। और हमें यह भी मालूम हुआ कि भीड़ से अलग लिखने के लिए किस तरह का शोध और कितनी तैयारी, कैसा अथक परिश्रम करना होता है। फिर वहां किसी भी तरह के एक्सक्यूज, बहाने नहीं चलते। यहाँ इंग्लैंड में रहते हुए कादम्बरी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि कैसे एक गृहिणी होते हुए, कैसे 24 घंटे का एक जॉब करते हुए भी अपनी हॉबी को और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम पाठकों के लिए क्या कर सकते हैं, या हम यदि लोग कंफ्यूज हैं या जानकारी को जैसी यूट्यूब से या जिस माध्यम से आ रही है उसको लोग कैसे स्वीकार कर लेते हैं। आपने हर उस बात पे सवाल उठाया है। आपके सामने जो तथ्य आया है, आपने उस पर सवाल उठाया है, आपने उसमें जानकारी ली है और लोगों को मुझे लगता है एक नई दृष्टि दी है कि रटी रटाई बातों को ना सुना जाए, ना उस पर यकीन किया जाए, बल्कि उस गहराई में जाकर शोध किया जाए कि ये बात कितनी सत्य है। मुझे भी मतलब मैं भी बहुत लाभान्वित हुई हूँ निजी तौर से आज इस संवाद से। तो आपको अपनी तरफ से भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कादम्बरी जी। तो आपने जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताई कि भारत के बारे में हम सिर्फ दास्ता से संबंधित बातें पढ़ते हैं, लेकिन इसकी संस्कृति में एक अंडर करंट है। ये बहुत ही मतलब प्रभावशाली वाक्य रहा आपका, ऐसा मुझे महसूस होता है, जिसके लिए आपका पुनः पुनः धन्यवाद। फिर शिवकांत जी ने पुस्तक के एक अंश का पाठ किया था और जिससे सुनकर वाकई में ऐसा लगा रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें उन्होंने चाय और चीनी के बारे में उन्होंने बताया कि यदि चीनी खाएंगे तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं। ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला तथ्य रहा। फिर बुरांश के फूल को लेकर जैसे चर्चा आगे बढ़ी, तो उससे हमें भी, मैं कहूंगी कि मुझे भी बहुत जानकारी मिली कि फूलों का असली उत्पत्ति जगत क्या है, भारत का क्या योगदान है और फूलों के वैज्ञानिक नाम क्या क्या है। ये भी हमें आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिसके लिए फिर से आपका शुक्रिया। फिर इस चर्चा को ये चर्चा अपने आगे बढ़ ही रही थी, फिर बीच में जो एक खूबसूरत सांगीतिक प्रस्तुति दी चारूचंद्र जी के लिखे हुए गीत की हरीश पंत जी और उषा पंत जी और उनके साथियों ने, और एक खूबसूरत समा बांधा। कार्यक्रम का ये एक सफल पड़ाव रहा, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका और उनके साथियों का। फिर कादम्बरी जी ने अपनी बातों में भारत के विश्व के प्रति समग्र योगदान को लेकर एक और बात कही कि कपास जो है वो भारत की देन है इस विश्व को। ये भी एक उल्लेखनीय तथ्य रहा इस वार्तालाप का। इतिहास को देखने की एक नई दृष्टि देने वाली लेखिका आदरणीय कादम्बरी जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए, जितना आभार व्यक्त किया जाए, वो मुझे लगता है कम होगा। और अंत में जो राहुल देव जी का अध्यक्षीय उद्बोधन रहा, वो उसने कार्यक्रम को एक समग्र रूप दिया और आज जो कुछ भी रहा उसका एक खूबसूरत सारांश रहा। उन्होंने कहा कि ये इनकी किताब में
एक एक वाक्य इतना जानकारी से भरा हुआ है कि उसके पुनर्पाठ की आवश्यकता महसूस होती। तो कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम बहुत ही समृद्ध रहा और इससे जुड़े हुए तमाम जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, श्रोता हैं, राहुल देव जी, कादम्बरी जी, ललित जी, कुसुम पंत जी और वे सभी लोग जिन्होंने प्रश्न किए, पाठक, लेखक, वरिष्ठ जन, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सभी प्रश्नों ने हमें सोचने पर मजबूर भी किया कि किस तल्लीनता से सारे श्रोता सुन रहे थे, कितने गंभीरता से वो जुड़े हुए थे। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद और मुझे आज कुछ बोलने का अवसर देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत और बहुत यदि सुंदर। किसी का नाम भूल गई हूँ तो माफी चाहती हूँ। इतने सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए तिथि का हार्दिक आभार हम सबकी तरफ से। बहुत ही विस्तार से और समग्र रूप से आपने धन्यवाद ज्ञापन किया। और अब कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं और मैं ललित जी से आग्रह करूंगी कि आप आएं और इस कार्यक्रम का समापन या इसको विराम दें। धन्यवाद कुछ कह तिथि। सकती हूँ? सॉरी जी जरूर, जरूर मैं कहिए। धन्यवाद ज्ञापन ही करना चाहती हूँ आप लोग सबका कि जो इस पुस्तक के बहाने से मुझको आप लोगों ने मंच दिया और इतने लोगों ने, जो लोग बाहर से और देश विदेशों से जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और राहुल देव जी, आपने जो मुझे दिशा दिखाई, मैं उस पर भरसक कोशिश करूंगी भविष्य में अमल करने की, परंतु समय जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो इसलिए क्षमा करें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो। एक गलती मुझसे भी हुई तो ललित जी से पहले ही मैं उसको प्रकट कर दूं और क्षमा मांग लूं कि अपने मित्र शिवकांत जी की देखिए मैंने चर्चा नहीं की। इतनी बढ़िया उन्होंने बातचीत की थी कि मजा आ गया और उनको खोलकर बाहर लाने का जो काम किया उन्होंने कादम्बरी जी को, उनके मनोभावों को, उनकी मेहनत को, उनकी पूरी साधना को, वो तो एक अच्छा कुशल पत्रकारी कर सकता है। तो एक पत्रकार के नाते भी और बहुत इस बहुत अच्छी रोचक चर्चा के लिए शिवकांत जी का भी बहुत धन्यवाद। मजा आया उनसे बात करके, वैसे भी हमेशा मजा आता है, हम लोग मिलते रहते हैं ऐसे ही हवाई आभासी माध्यमों पर, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुमति ललित जी। संध्या जी का अनुरोध है, हालांकि बोलने के लिए अब कुछ नहीं है, मैं तिथि जी को और संध्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सब कुछ इतना उत्तम, संपूर्ण, परिपूर्ण है कि बस कहने को आभार ही है जो कि लोग दे चुके हैं। विशेष रूप से संध्या जी जिन्होंने पहली बार सानिध्य की प्रस्तुति में 4 चांद लगाए, तिथि जिसने सबको धैर्य और आनंद से सुना और धन्यवाद ज्ञापन किया, और सबसे बड़ा आभार राहुल जी का। जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने मुझे अपनी रक्षा पेटी से बचाया, वरना सीधे मैं समुद्र में जाने वाला था। कादम्बरी जी आज की नायिका नहीं, आज की नायक हैं, उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मेरे मित्र शिव तो क्या कहा जाए, जैसे राहुल जी ने कहा, वो तो शंकर हैं, चाहे संवाद करें या अध्यक्षता। मैं अनौपचारिक रूप से अक्सर कहता रहता हूं, हर मर्ज की दवा शिवकांत। और सबसे बड़ा आभार सुधी दर्शकों का। प्रख्यात अंग्रेजी कवि और चिंतक जॉन मिल्टन ने जैसे कहा है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो सबसे बड़ा योगदान तो दर्शकों का है, जो इंतजार करते हैं और सुनते हैं, यानी आप दर्शक या पाठक ही किसी रचना के वास्तविक निर्णायक होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। इसी के साथ समाप्ति और सबका आभार।